नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। गुजरात के एकता नगर में आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करेंगे संबोधित। बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच मजबूत तालमेल है उद्देश्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के 2 दिन के दौरे पर पूर्णिया में जन भावना रैली को करेंगे संबोधित। किशनगंज में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह का दौरा राज्य के बदले राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल। नोएडा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वहीं दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के 4 क्षेत्रों के लिए आज रूस करवा रहा है जनमत संग्रह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के नए सैन्य अभियान को बताया उसकी सेना के पतन का संकेत। संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं ने यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मॉस्को को जवाबदेह ठहराने का किया आह्वान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट के तत्काल समाधान पर दिया जोर। और खेल की खबरों में नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज। सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी भारतीय टीम। तेज गेंदबाज बुमराह के इस मुकाबले में खेलने की उम्मीद। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी करेंगे। सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के एकता नगर में हो रहा है। इसका लक्ष्य बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाना है। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे। प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर हमेशा जोर दिया। पीएम मोदी टीम इंडिया की भावना के साथ देश के विकास के सफर को आगे बढ़ाने पर बल देते रहे हैं। और आज राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यानी कि टीम इंडिया की भावना पर लगातार प्रधानमंत्री बल देते रहे, ध्यान केंद्रित करते रहे और इसी टीम इंडिया की भावना को आज आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी दिशा में ये एक और कदम माना जा रहा है जहाँ राज्यों के जो पर्यावरण मंत्री हैं इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधन देंगे। तो राज्य के नीति निर्माताओं के साथ विचार और मंथन गहन चर्चा रहेगी पर्यावरण को लेकर। साथ ही सहकारी संवाद पर प्रधानमंत्री का शुरू से जोर रहा है और इसी की बानगी हम देखेंगे। 10 सितंबर 2022 की अगर बात करें तो केंद्र राज्य साइंस कॉन्क्लेव का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। 25 अगस्त की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया था। यानी कैसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ लगातार बढ़ते रहे। 16 जून 2022 पीएम ने मुख्य सचिवों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को भी संबोधित किया था। 30 अप्रैल की बात करें तो पीएम ने मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट्स के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके संयुक्त सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोरोना काल में मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार चर्चा और स्थिति की समीक्षा प्रधानमंत्री करते आए हैं। तो इस के जरिए हमने देखा कि किस तरह से राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को साथ लेकर चलना और तालमेल बिठाना ताकि जो केंद्र के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं उन्हें अमली जामा पहनाना राज्य स्तर पर आसान हो पाए। और इससे जुड़ी आगे की अपडेट्स हम लगातार आपको बुलेटिन में देते रहेंगे। रुक कर अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद अमित शाह की ये पहली बिहार यात्रा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद अमित शाह की ये पहली बिहार यात्रा होगी। वहीं गृह मंत्री आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जन भावना रैली को संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि अमित शाह का दौरा राज्य के बदले राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज में पार्टी के जो पद अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे।
अमित शाह के बिहार दौरे की तैयारियों को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से खास बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आइए सुनते हैं। अमित शाह सीमांचल के दौरे पर शुक्रवार को पहुंचेंगे और हमारे साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस मुद्दे पर बातचीत के लिए सीमांचल में है, पूर्णिया में है। क्या कहेंगे? यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 2 दिवसीय दौरा है। जन भावना महासभा को संबोधित करेंगे, फिर यहाँ से किशनगंज जाके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कुछ विभागीय समीक्षा भी करेंगे और अद्भुत का उत्साह है जन भावना महासभा में पहुँचने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी विधायक, मंत्री, सांसद, समझे ना, इस क्षेत्र में मौजूद हैं। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की यह पहली मेगा शो होगी सीमांचल के। भाई, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम एक रूटीन कार्यक्रम होता है। नीतीश जी तो खुद अपने को समाप्त कर लिए हैं। गुंडा राज जो बिहार में स्थापित किए थे 15 वर्षों में, उनके गोद में जाकर बैठकर आप देखिए हाशिए पे आ गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज स्थापित नहीं होने देगी। हम संघर्ष करेंगे। जनता एकजुट है। जनता के ताकत के सामने कोई गुंडा राज नहीं चलेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो सीमांचल और कोसी के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जनाधार को बढ़ाने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने के लिए दिन रात मशक्कत भी कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, पूर्णिया, बिहार। और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों की संग्रह का विमोचन करेंगे। किताब का नाम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स, मई 2019 मई 2020 है। किताब का विमोचन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित एक समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की उपस्थिति में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु दौरे का उनका आज दूसरा और अंतिम दिन है। जेपी नड्डा आज सुबह पिलियापर्ती विनायक मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष का कराईकुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वहीं अगर बात मदुरई की करें तो विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों से वो मुलाकात करेंगे। नड्डा तिरुपत्तूर में महान स्वतंत्रता सेनानियों मरुधु बंधुओं को श्रद्धांजलि के श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। राजनीतिक खबरों के बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां भारी बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर जल जमाव की वजह से यातायात मुश्किल में है। सड़कों और गलियों में जल जमाव से आवाजाही में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अंदेशा जताया। इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में स्कूल आज बंद रखने का आदेश जारी किया गया। अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव और राजधानी लखनऊ में भी जिला अधिकारियों ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बात दिल्ली की और नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद की, जहां आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया। गुरुवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। जगह जगह सड़कें जलमग्न हैं। वहीं गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR।
27 years of excellence in higher education. Offers Radhika Scholarship up to 50% of college fees. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. रियली आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। आज ही के दिन भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी। गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी इस योजना को 4 साल पूरे हो गए। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवार को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रांसजेंडर जनसंख्या के लिए भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की और अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज शामिल हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज हैं। इस योजना से पूरे देश में करीबन 25,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका है। इससे गरीबों के करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। करोड़ों लोगों को किडनी और जो फेफड़े जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं उनका मुफ्त इलाज मिला। साथ ही 23 लाख कैंसर पेशेंट्स की जांच और इलाज के साथ साथ 25 लाख महिलाओं को और 7 लाख हृदय रोग के मरीजों को मुफ्त इलाज मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा, राष्ट्रीयता के प्रतीक महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने और देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए उनके जो प्रयास हैं वो चिरस्मरणीय हैं। उन्हें बनाने हेतु उनकी जयंती को राजकीय अवकाश घोषित कर मोदी जी ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। खबर नंदुरबार से। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गांव देहात में शिक्षा को लेकर जो माहौल बनाया, वर्तमान सरकार उसे लगातार गति दे रही है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिला नंदुरबार में किस तरह ग्रामीण शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रोजेक्टर एवं डिजिटल स्क्रीनिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे ये नन्हे मुन्ने बच्चे किसी मेट्रो सिटी के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के आदिवासी जिला नंदुरबार के एक सरकारी स्कूल के हैं। ये जिला राज्य के उन 4 जिलों में शामिल है जिन पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने विकास से वंचित रह गए देश भर के 112 जिलों को चिन्हित किया है, जिन्हें फिर से विकास की राह से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जिले का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। नीति आयोग के माध्यम से जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अनुदान मिल रहा है। नीति आयोग ने जिले के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए स्कूलों को अनुदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण जिले के 384 प्राथमिक स्कूलों में नीति आयोग के माध्यम से सौर ऊर्जा सेट दिए गए हैं। सोलर पैनल के साथ साथ कई अन्य उपकरणों के माध्यम से विद्यालय को ऐसा स्वरूप दिया गया है जिससे बच्चों का स्कूल में खूब मन लगे, ताकि वे बीच में ही पढ़ाई न छोड़े। यहाँ पर हमें नीति आयोग की तरफ से सोलर प्रकल्प के अंदर एक सोलर पैनल, 2 बैटरी और एक सोलर इन्वर्टर मिला है, जिसके इस्तेमाल से हम 8 LED ट्यूबलाइट और 4 फैन इस्तेमाल करते हैं। सुविधाओं की वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन लग रहा है और उनकी पढ़ाई के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। विद्यालयों में आए परिवर्तन से बच्चों के चेहरे पर भी
आत्मविश्वास दिखने लगा है और वे भी इस परिवर्तन से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर है, हम उसमें पढ़ाई करते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं। हमारे स्कूल में ट्यूबलाइट भी है और पंखा भी है। मानव विकास सूचकांक में भारत लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई मोर्चों पर नए नए प्रयोग कर रहा है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रूपरेखा भी इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। उम्मीद की जा सकती है कि बच्चों के चेहरे की रौनक का असर देश के मानव विकास सूचकांक में भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को और बात करते हैं यूक्रेन की, जहां 4 क्षेत्रों के लिए रूस में आज जनमत संग्रह शुरू हो रहा है। दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और आंशिक रूप से रूस के कब्जे में मौजूद जापोरिजिया क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। रूस नियंत्रित यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों ने रूस का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि लुहांस्क और दोनेत्स्क संयुक्त रूप से डॉनबास इलाके का बड़ा हिस्सा है, जहां पर वर्ष 2014 से ही अलगाववादियों का कब्जा है और पुतिन ने रूसी हमले के लिए इसे प्राथमिक आधार बनाया। उधर यूक्रेन ने जनमत संग्रह के परिणामों को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं ने यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मॉस्को को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। भारत ने आतंकियों को ब्लैक लिस्टिंग से बचाने के प्रयासों की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की स्थिति पर आयोजित चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने राजनीतिक कारणों से आतंकियों को जवाबदेही से बचाने को लेकर गलत बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट का फौरी तौर पर हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण हल की भारत की मांग को भी पुरजोर तरीके से दोहराया। The need of the hour is to end this conflict in Ukraine and return to the negotiating table. This council is the most powerful contemporary symbol of diplomacy. It must continue to live up to its purpose. The global order that we all subscribe to is based on international law, UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of all states. These principles too must be upheld without exception. न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर एक पुस्तक चर्चा में भी भाग लिया। अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए विदेश मंत्री ने इस आयोजन के लिए इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण की कोई सीमा नहीं। ये विशेष रूप से न्यूयॉर्क में मजबूत है, जिसने 2014 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम की मेजबानी की थी। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्रियों की G4 बैठक की मेजबानी की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका, जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रीस के अपने समकक्ष निकोस डेंडियास से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, इंडो पैसिफिक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पराग्वे के अपने समकक्ष जूलियो सीजर एरियोला से भी मुलाकात की। वहीं जयशंकर ने मालडोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री निकू पॉप्सिगू से भी मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने गंगा अभियान के दौरान उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों का विस्तार करने के लिए उनके उत्साह को लेकर उनकी सराहना भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड कैसाबॉन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और मेक्सिको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मजबूत भागीदार हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इत्र ब्रिक्स की एक बैठक हुई। बैठक में भाग लेने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि बैठक में वैश्विक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। विशेष रूप से सुधारित बहुपक्षवाद पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और नलेदी पंडोर को ब्रिक्स की मेजबानी के लिए शुभकामनाएं दी।
खबर अमेरिका से, जहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान ब्लिंकन ने तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जब हम तीनों देश मिलकर काम करते हैं तो कई क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों से निपटने में भी अधिक प्रभावी होते हैं। खबर भारतीय रेल से जुड़ी हुई, जहां बड़े पैमाने पर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि लेन देन के जो डिजिटल तरीके हैं उनकी वजह से यात्रियों की जो यात्रा है वो सुविधाजनक हो रही है। ई केटरिंग सेवा वर्तमान में 310 रेलवे स्टेशन पर करीबन 1700 से ज़्यादा सेवा जो प्रदाता हैं और 14 फूड एग्रीगेटर्स के माध्यम से उपलब्ध है। तो प्रतिदिन औसतन करीबन 41,844 भोजन के जो लोग हैं उनकी आपूर्ति की जाती है। 596 ट्रेनों में करीबन 3000 से ज़्यादा POS मशीन्स उपलब्ध हैं और 4316 जो स्थिर इकाइयाँ हैं POS की, यानी कि हैंड हेल्ड मशीन्स के अलावा अगर बात की जाए टेबल मशीन्स की, तो वो 4000 से ज़्यादा हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी REC को महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिल गया। इस प्रकार REC को संचालन और वित्तीय मामलों में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी प्रदान की गई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यम विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया। वर्ष 1959 में स्थापित REC एक NBFC है जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और रुक करते हैं खेल की खबरों को और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज की, जहां पहला मुकाबला गंवाने के बाद भारतीय टीम के सामने सीरीज में बने रहने के लिए एक चुनौती खड़ी हुई है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए नागपुर का ये मैच जीतना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जीत के लिए टीम इंडिया को कई क्षेत्रों में सुधार की दरकार है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट और जानते हैं कि नागपुर में T20 की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड क्या है और टीम इंडिया को कहाँ मेहनत करनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को इस मैदान पर टीम इंडिया सीरीज को बराबर करने के इरादे के साथ उतरेगी। भारतीय टीम को पहले मैच में 4 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था। मैन इन ब्लू अगर इस मैच को नहीं जीत पाते हैं तो टीम के हाथ से सीरीज निकल जाएगी। नागपुर के मैदान पर भारत के रिकॉर्ड को देखें तो पिछले 6 साल से यहां कोई T20 मैच नहीं हारा है। टीम इंडिया नागपुर में 5वीं बार T20 मैच खेलने उतरेगी। भारत ने पिछली बार नागपुर में 10 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तब भारतीय रणबांकुरों ने 30 रन से मैच को अपने नाम किया था। नागपुर में अब तक खेले गए 4 मैचों में भारतीय टीम को 2 में जीत मिली है, वहीं 2 मुकाबलों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम इंडिया नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार खेलेगी। भारत को नागपुर में पिछली हार 15 मार्च 2016 को मिली थी। तब न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 के मुकाबले में भारतीय टीम को 47 रन से हराया था। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 126 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 79 रनों पर ढेर हो गई थी। उस हार के बाद से भारत ने यहां एक भी मैच नहीं गंवाया है। गेंदबाजी टीम इंडिया की कमजोर कड़ी बन चुकी है, जिससे पार पाने के लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी को काम करना होगा। पहले मैच में 200 से ज्यादा का लक्ष्य भी भारतीय गेंदबाज बचाने में असफल रहे। हालांकि राहत की बात यह है कि दूसरे T20 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है। गौरतलब है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं हुए थे, इसलिए वो मोहाली में नहीं खेले थे। बुमराह के प्लेइंग 11 में आने से भारत की डेथ ओवर में ज्यादा रन खाने की समस्या खत्म हो सकती है। नागपुर T20 मुकाबले में भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग पर भी ध्यान देना होगा। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने कई अहम मौकों पर कैच छोड़े। भारतीय टीम को अगर सीरीज बचानी है तो पूरे दमखम के साथ विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया का सामना करना होगा और जीत के साथ खुद को आगे बढ़ाना होगा। इस सीरीज में अगर भारत जीत हासिल करता है तो आगामी विश्व कप में टीम इंडिया के लिए ये काफी मददगार साबित होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। इस पर और जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा मौजूद है। अरुण, तो जब हम सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं और साथ ही साथ टीम इंडिया पर्यटन की अगर बात की जाए, किस लिहाज से आज प्रधानमंत्री जान फूकेंगे और साथ ही साथ जो उनका मंत्र है वो कहीं ना कहीं हर किसी आयु वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए? देखिए, एनवायरनमेंट को लेकर के आंचल बहुत ही इंपॉर्टेंट की नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है,
जहां पर फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे सेंटर और स्टेट्स की जो अप्रोच है एनवायरनमेंट को लेकर के वो इंटीग्रेटेड रह सके। ये ना हो कि सेंटर ने अपनी जो पॉलिसीज बनाई है, स्टेट्स उसके साथ कुछ अलग अपनी पॉलिसीज को लेकर चल रही है। फोकस और अप्रोच एक तरह से इंटीग्रेटेड हो। सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट आज की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस पर रहेगा। हम इस बात को जानते हैं कि भारत ने कई सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स किए एनवायरनमेंट को लेकर के, जैसे कि 2070 तक भारत एक कार्बन न्यूट्रल देश बनता हुआ दिखाई देगा। ये भारत का कमिटमेंट है। ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी डेवलपिंग कंट्री नहीं है जिसने इस तरह के एम्बिशियस टारगेट को रखा हो। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे स्टेट और सेंटर का एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो एनवायरनमेंट को लेकर के। तो जाहिर सी बात है उस पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, हम जानते हैं कि भारत ऑलरेडी कई सारे लीडरशिप रोल ले रहा है एनवायरनमेंट को लेकर, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन करना हो, कार्बन इंटेंसिटी को 50% तक कम करना हो 2030 तक। तो कैसे प्राइमरली ये जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और बड़े कमिटमेंट्स किए गए, स्टेट्स की भागीदारी उसमें बढ़ सके, टीम इंडिया की भागीदारी बढ़ सके, इस बात पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। और अरुण, क्योंकि हम ये बात जानते हैं लगातार पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री काफ़ी फोकस्ड रहते हैं, ऐसे में ख़ास तौर पर जिस टर्म को उन्होंने क्वाइन किया, उस लिहाज से कैसे हम जन भागीदारी में आगे आ सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए? कौन कौन सी ऐसी वो आदतें हैं जिन्हें तब्दील करके हम इस जन भागीदारी से इसे जन आंदोलन में तब्दील कर सकते हैं, उसकी बानगी भी हम आज देख पाएंगे। बिल्कुल आंचल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को कहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी इन दोनों को एक साथ लेकर के जाने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे देश इस समय पर स्लो डाउन से जूझ रहे हैं, रिसेशन की कगार पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएंगे और एनवायरनमेंट को ताक पर रख करके हो सकता है इकोनॉमी को बढ़ावा दे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं, कई समय से कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों एक साथ चलनी चाहिए। तभी देखिए कि भारत की जो भी अप्रोच है, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उसमें एनवायरनमेंट को भी तरजीह दी जा रही है और इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया सके, इस बात पर भी फोकस रखा जा रहा है। हाल ही में देखिए कि जो कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया, वो साफ बताता है कि कैसे अपने फॉरेस्ट कवर को इंटैक्ट रख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कवर को बढ़ा रहे हैं, फॉरेस्ट कवर को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं उस दूसरी तरफ हम लोग इकोनॉमी को भी बल दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत एक तरह से एक टीम इंडिया की तरह से काम करेगा, और ऐसा पहला इंस्टेंस नहीं है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में टीम इंडिया या फिर स्टेट और सेंटर एक साथ आए हैं। चाहे बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास में है जहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है, चाहे जीएसटी की बात हो। अच्छा अरुण, इसमें दो चीजें समझने की बात और है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कोशिश हमेशा ये रहती है कि कोई ऐसा राज्य जो एक मॉडल बनकर उभरे तो वो दूसरे के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उस लिहाज से भी आज का ये मंथन काफ़ी है। और दूसरी अहम बात हमने देखा था कि किस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कैसे धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में जो अन्य अलग सोर्सेज हैं जिनके साथ आप जुड़कर पर्यावरण में भागीदारी कर सकते हैं, और फिर रोजगार के मोर्चे पर भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी। तो एक लंबी सोच, एक दूरदर्शी सोच का रोड मैप प्रधानमंत्री की सोच में। बिल्कुल आंचल, आपकी बात को अगर दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाए तो पहला है कि क्या कुछ चैलेंजेस है, क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जा सकती है। बिल्कुल, इस क्योंकि 6 थीम्स रखी गई है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एनवायरनमेंट को लेकर के हो रही है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान किया जाएगा, क्योंकि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। हर स्टेट्स के अलग अलग चैलेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर को इंटैक्ट रखना, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, ये कुछ प्राइमरी चैलेंजेस रहते हैं इन स्टेट्स के लिए। तो अब झारखंड जैसे जगह पर चले जाएं, झारखंड के अंदर तो पर माइनिंग जैसे इश्यूज रहते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न का काम करते हैं। वहीं अगर आप कोस्टल एरियाज में चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, केरला चले जाएं, वहां पर कोस्टल एरियाज, ओशन जो लाइफ होती है वहां कैसे बेहतरी से काम हो सके एनवायरनमेंट को लेकर के, वहां पर फोकस रहता है। तो इन तमाम चैलेंजेस को कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया जा सके, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर की जा सके, इस बात पर फोकस। और दूसरी बात कि प्लास्टिक का जो आपका सवाल था प्लास्टिक को लेकर के, भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को एक तरह से बिल्कुल खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? तो कैसे बैम्बू जैसे ऑल्टरनेट माना जाता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कैसे ऑन बोर्ड लेकर के आया जा सके, क्योंकि बैम्बू के लिहाज से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको कैसे बड़ा मार्केट दूसरे स्टेट्स में मिल सके, वहां का बैम्बू, वहां के बैम्बू प्रोडक्ट्स वो कैसे वेस्टर्न साइड पे या नॉर्दर्न साइड पे या सदर्न साइड पे उनके प्रोडक्ट्स आ सके, उनको कैसे मार्केट प्रोवाइड कराया जा सके, और कैसे छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर, वो कैसे नेशनल लेवल पर आ सके ताकि हम अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। तो जाहिर
सी बात है, ये जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, ये इन तमाम बातों को तरजीह देता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और जब हम वन्य जीवन प्रबंधन की बात करते हैं और हम बात करते हैं कचरा प्रबंधन को लेकर, हमने देखा कि इससे जुड़े तमाम स्टार्टअप्स भी सामने आए हैं। तो इस लिहाज से कैसे स्टार्टअप्स की जो दुनिया है, जब हम बात करते हैं कि 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जिसमें 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं, कैसे स्टार्टअप्स खास तौर पर इस तरह की जो समस्या है उससे निजात लाने में भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। आपको रोकना चाहूंगी अरुण, प्रधानमंत्री इस टाइम वर्चुअल संबोधन देने वाले हैं, पर्यावरण का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है। आइए सीधे सुनते हैं प्रधानमंत्री का ये संबोधन। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करते हुए हम गौरवान्वित हैं, आपको वंदन करते हैं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। और अब आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय गुजरात राज्य श्री भूपेंद्र भाई पटेल को आपके संबोधन के लिए। एकता नगर केवड़िया और नर्मदा के सानिध्य में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन और पर्यावरण मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में हमारी बेज वर्चुअल माध्यम से उपस्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अनमोल भेंट देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, केंद्रीय पर्यावरण एवं मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी जी चौबे, नीति आयोग के सीईओ श्री परमेश्वरन जी, यहाँ उपस्थित सभी राज्यों के वन मंत्री जी और सभी अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देश की एकता और अखंडता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर के इस परिसर में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वन संरक्षण, पर्यावरण, वन्य जीव और जलवायु परिवर्तन के विषय पर अपने राज्य के बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने के लिए आज के इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों के वन एवं पर्यावरण मंत्रीगण एकत्रित हुए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम सबका यह सौभाग्य है कि हमें ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का लाभ मिल रहा है जो समय से पहले ही संभावित समस्याओं के समाधान के लिए काम में जुट जाते हैं। वन के संरक्षण के उपाय की बात हो, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों की बात हो या फिर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बिन परंपरागत ऊर्जा का विषय हो, प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण सुरक्षा के विषय को हमेशा प्राथमिकता दी है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2009 में ही देश को ही नहीं बल्कि एशिया के पहले क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की शुरुआत कर दी थी। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने देश के जन को वन के साथ जोड़ने का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। वन और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में गुजरात के प्रयास भी कई वर्षों से जारी है। गुजरात सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि वन संरक्षण की दिशा में गुजरात द्वारा लाई गई एक नई क्रांति है। श्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने राज्य को इस क्रांति का उपहार दिया था।
आज उनके मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने अलग अलग जिलों में वन महोत्सव के तहत राशि वन, नक्षत्र वन और ऐसे ही अनूठे कॉन्सेप्ट के साथ कई अन्य वन्यों का निर्माण किया है। वन संरक्षण को लेकर हमारे विभिन्न प्रयासों के कारण पिछले 2 दशकों में राज्य में ग्रीन कवर काफी बढ़ा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि 2003 में वन विस्तारों के बाहर के क्षेत्रों में 25 करोड़ पेड़ थे, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 40 करोड़ हो गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा के साथ ग्रीन कवर बढ़ाकर क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने में भी हम योगदान देंगे। ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। तेजी से बदलते मौसम और पर्यावरण से आज पूरी दुनिया चिंतित है। इसलिए आज यह समय की मांग है कि हम सभी को उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में 2047 तक देश के क्या क्या समस्याएं आ सकती है और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन में सामूहिक चिंतन और मंथन फलदायी रहेगा, यह मेरा विश्वास है। अंत में मैं एक बार फिर आप सबका गांधी, सरदार और नरेंद्र भाई की भूमि गुजरात में स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल आपका। और अब आमंत्रित करते हैं पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी को आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार करते हैं कि 2 दिवसीय इस पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को आज आपके मार्गदर्शन में हम लोग सुनने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एकता नगर में आकर के आज सभी पर्यावरण मंत्री एक बड़े सुखद अनुभूति कर रहे हैं। विशेष रूप से सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा के सामने यह जो देश के पर्यावरणीय विकास का एक विशेष शिल्प और स्थापत्य के साथ साथ विकास का ये जो दर्शन है, इसको देखकर सभी मैं मंत्री और अधिकारीगण कल से ही ये विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की सबसे अच्छी परिकल्पना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ग्लासगो में आपने पूरी दुनिया को मिशन लाइफ का जो विजन दिया था, उसके ऊपर आने वाले सत्र में नेशनल एक्शन प्लान और स्टेट एक्शन प्लान और इसके साथ नीति आयोग के जो हमारे कार्यकारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा मिशन लाइफ का एक पूरा चर्चा सत्र किया जाने वाला है। उसके साथ ही साथ आपने जो प्लास्टिक बैन का विषय किया है और दुनिया की एनवायरमेंट असेंबली में इस विषय को जब उठाया गया तो भारत ने उस संबंध में पर्याप्त कदम उठाए हैं, उसके ऊपर भी पूरी चर्चा इस सत्र में करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में अभी कुछ ही दिनों पहले जो आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन से पीतों को पुनर्स्थापित करके हमने इकोलॉजिकल रॉन्ग को इकोलॉजिकल हार्मनी से देश की ओर लेके गए हैं, उस दृष्टि से वाइल्ड लाइफ के विषय में, बायोडाइवर्सिटी के विषय में और उसके साथ ही साथ वेटलैंड को प्रिजर्व करने के विषय में भी सम्मेलन में चर्चा होने वाली है। हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि आपके नेतृत्व में भारत की 75 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, वायु प्रदूषण पे जो आपकी चिंता रहती है, उसके सत्र के साथ ही साथ देश में फॉरेस्ट्री के माध्यम से हम किस प्रकार से एग्रो फॉरेस्ट्री को विकसित करें, ये विषय भी यहाँ पे चर्चा में रहने वाला है। इसके साथ ही साथ सरदार पटेल जी की इस प्रतिमा के दर्शन और यहाँ का जो प्राकृतिक और जो नैसर्गिक सौंदर्य है, उसके लिए प्राकृतिक भ्रमण का भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक टीम के रूप में हम काम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के आपके दृष्टिकोण में हम अपना कोई योगदान दे सके, इसी अपेक्षा के साथ हम इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका ये संबोधन हमारे 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। मैं आग्रह करता हूं
आप अपना संबोधन दें माननीय प्रधानमंत्री। धन्यवाद। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी चौबे जी, राज्यों से पधारे हुए सारे सभी मंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आप सभी का इस राष्ट्रीय सम्मेलन में और विशेष करके एकता नगर में स्वागत है, अभिनंदन है। एकता नगर में ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अपने आप में मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर हम वन की बात करें, हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात करें, हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, हम जल संरक्षण की चर्चा करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम प्रकृति और पर्यावरण और विकास, एक प्रकार से एकता नगर, उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है वो अपने आप में ये संदेश देता है, विश्वास पैदा करता है कि वन और पर्यावरण के क्षेत्र के लिए आज एकता नगर एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है। आप भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए मंत्री और अधिकारी आए हैं। मैं चाहूंगा कि एकता नगर में जितना भी समय आप बिताएं, उन बारीकियों को जरूर ऑब्जर्व करें कि जिसमें पर्यावरण के प्रति, हमारे आदिवासी समाज के प्रति, हमारे वाइल्ड लाइफ के प्रति कितनी संवेदनशीलता के साथ कार्य रचना की गई है, निर्माण कार्य हुआ है और भविष्य में देश के ही अनेक कोने में वन पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। इसका बहुत कुछ देखने समझने को यहां मिलेगा। साथियों, हम एक ऐसे समय मिल रहे हैं जब भारत अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है।
बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे अभी भूपेंद्र भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। हर भारतवासी के रगों में, संस्कारों में जीव मात्र के प्रति दया और प्रकृति प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से झूम उठा था, हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने घर में कोई प्रिय मेहमान आए हैं। ये हमारे देश की एक ताकत है। प्रकृति के साथ संतुलन साधने का जो एक प्रयास है, उसे हम निरंतर जारी रखें, आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कारित करते रहें। इसी संकल्प के साथ भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, पर्यावरण मंत्रालय चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंद्र में, उनके दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसे संकुचित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्था में एक सोच ये हावी होती चली गई कि पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका रेगुलेटर के तौर पर ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं पर्यावरण मंत्रालय का काम रेगुलेटर से भी ज्यादा पर्यावरण को प्रोत्साहित करने का है। हर वो काम जिससे पर्यावरण की रक्षा हो रही हो, उसमें आपके मंत्रालय का रोल बहुत बड़ा है। अब जैसे सर्कुलर इकोनॉमी का विषय है, सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। हम जब छोटे थे तब हमको बताया जाता था कि महात्मा गांधी जब पिछली शताब्दी के प्रारंभ में साबरमती आश्रम में रहते थे, और उस जमाने में तो साबरमती नदी लबालब भरी रहती थी, भरपूर पानी रहता था। उसके बावजूद भी अगर किसी को गांधी जी ने देख लिया कि पानी को बर्बाद कर रहा है, तो गांधी जी उसे टोके बिना रहते नहीं थे। इतना पानी सामने होना था, फिर भी पानी बर्बाद नहीं होने देते थे। आज कितने ही घरों में, आप में से शायद हर कोई को पता होगा, हर एक के घर में होगा, अनेक घर ऐसे हैं, कपड़े हो, अखबार हो, और भी छोटी मोटी चीजें हो, हर चीज को हमारे यहां रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, और जब तक उसका बिल्कुल समाप्ति न हो जाए तब तक हम उपयोग करते रहते हैं। अपने परिवारों का संस्कार है, और ये कोई कंजूसी नहीं है, ये प्रकृति के प्रति सजगता है, संवेदना है।
ये कोई कंजूसी के कारण लोग एक ही चीज 10 बार उपयोग करते, ऐसा नहीं है। ये सभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। अगर स्कूल में भी बच्चों को कहा जाए कि भाई आप अपने घर में सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से क्या हो रहा है जरा ढूंढ के ले आओ, हर बच्चा ढूंढ के ले आएगा। कॉन्शियसनेस आएगा कि इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए हमें पंचायतों, स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों, वहां से लेकर एमएसएमई तक को हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको दिशा देनी चाहिए, उनको गाइडलाइन देनी चाहिए। साथियों, सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने के लिए ही अब पिछले साल हमारी सरकार ने, अपनी भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की है। अब क्या राज्यों में ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाभ उठाने के लिए कोई रोड मैप बना क्या? उसके लिए जो प्राइवेट पार्टियों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको जमीन चाहिए ताकि रिसाइकल स्क्रैपिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आए। उसी प्रकार से जैसे मैंने भारत सरकार को सूचना दी कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को हमें बहुत गति देनी है, तो हमें पहले भारत सरकार के जितने व्हीकल हैं जो अपनी उम्र पार कर चुके हैं, जो किलोमीटर पार कर चुके हैं, उनको स्क्रैपिंग में सबसे पहले लाओ ताकि उद्योग चालू हो जाए। क्या राज्यों में भी पर्यावरण मंत्रालय अपने राज्य को सेंसिटाइज करे कि भाई आपके राज्य में जितनी व्हीकल्स होंगे उसको स्क्रैपिंग पॉलिसी में सबसे पहले हम शुरू कर लें, स्क्रैपिंग करने वालों को बुला लें, और फिर उसके कारण नई गाड़ियां भी आएगी, फ्यूल भी बचेगा। एक प्रकार से हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन नीति अगर भारत सरकार ने बनी पड़ी रही है तो परिणाम नहीं आएगा। देखिए, सभी पर्यावरण मंत्रालयों को देश की बायोफ्यूल पॉलिसी पर भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए, बायोफ्यूल में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर राज्यों का भी ये कार्यक्रम बन जाए, राज्य तय करे कि हमारे राज्य के जितने व्हीकल हैं उसमें हम सबसे ज्यादा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करके ही व्हीकल चलाएंगे, देश में कंपटीशन का माहौल बनेगा। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय को इस पॉलिसी को ओन करना होगा, उसे ग्राउंड पर मजबूती से ले जाना होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग के नए रिकॉर्ड आज भारत बना रहा है। अगर राज्य भी इसके साथ जुड़ जाए तो हम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। मेरा तो सुझाव ये भी होगा कि हम इथेनॉल उत्पादन और इथेनॉल ब्लेंडिंग राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, साल में एक बार उनको सर्टिफाई किया जाए कि कौन राज्य, और इससे कारण हमारे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। खेत का जो वेस्ट है वो भी इनकम देना शुरू कर देगा। हमें इस हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना है। ये तंदुरुस्त स्पर्धा राज्यों के बीच, शहरों के बीच होती रहनी चाहिए। देखिएगा, इससे पर्यावरण की रक्षा के हमारे संकल्प को जन भागीदारी की ताकत मिल जाएगी, और जो चीज आज हमें रुकावट लगती हैं वो हमारे लिए नई क्षितिजों को पार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएंगे। अब देखिए, हम सब ने अनुभव किया है कि एलईडी बल्ब बिजली बचाता है, कार्बन एमिशन बचाता है, पैसे बचाता है। क्या हमारा पर्यावरण मंत्रालय, हमारा राज्य का बिजली मंत्रालय, हमारा राज्य का अर्बन मंत्रालय लगातार बैठ करके मॉनिटर करे कि भाई एलईडी बल्ब हर स्ट्रीट लाइट पर लगा है कि नहीं लगा है,
हर सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्ब लगा है कि नहीं लगा है, एलईडी का जो ये सारा मूवमेंट चला है, जो इतनी बचत करता है, पैसे बचाता है, एनवायरमेंट की भी सेवा करता है। आप इसको लीड कर सकते हैं, आपका डिपार्टमेंट लीड कर सकता है। उसी प्रकार से हमें हमारे संसाधनों को भी बचाना है। अब पानी, हर कोई कहता है पानी को बचाना ये बहुत बड़ा काम है। अभी जो हमने आजादी का अमृत महोत्सव में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा है, क्या पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग इसको लीड कर रहा है क्या? जल संरक्षण का बल दे रहा है क्या? उसी प्रकार से पर्यावरण मंत्रालय और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिल करके भाई ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, उस पर बल देता है क्या? यानी पर्यावरण मंत्रालय ऐसा है कि जो हर मंत्रालय को दिशा दे सकता है, गति दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है और परिणाम ले सकता है। आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, ग्राउंड वाटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी के लिए बहुत बड़ा जंग करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत है, हजार 1200 फीट नीचे जाना पड़ रहा है। साथियों, ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की नहीं है, बल्कि पर्यावरण विभाग को भी उसे इतना ही बड़ी चुनौती समझना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि देश के हर जिले में, जैसा मैंने आपको कहा, अमृत सरोवर का अभियान चल रहा है। अब अमृत सरोवर वाटर सिक्योरिटी के साथ ही एनवायरमेंट सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से इन दिनों आपने देखा होगा हमारे किसानों में केमिकल फ्री खेती, नेचुरल फार्मिंग। अब यूं तो लगता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, लेकिन अगर हमारा पर्यावरण मंत्रालय जुड़ जाए तो उसको एक नई ताकत मिल जाएगी। प्राकृतिक खेती, ये भी पर्यावरण की रक्षा का काम करता है। ये हमारी धरती माता की रक्षा करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए ही मैं कहता हूं कि बदलते हुए इस समय में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पार्टिसिपेटिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर काम करना बहुत आवश्यक है। जब पर्यावरण मंत्रालयों की दृष्टि बदलेगी, लक्ष्य तय होंगे, राह निर्धारित हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है साथियों, प्रकृति का भी उतना ही भला होगा। साथियों, पर्यावरण की रक्षा का एक और पक्ष जन जागरूकता, जन भागीदारी, जन समर्थन, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये भी सिर्फ सूचना विभाग या शिक्षा विभाग का काम नहीं है। जैसे आप सभी को भली भांति पता है कि देश में जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब सचमुच वो आपके लिए भी उपयोगी है, आपके डिपार्टमेंट के लिए, उसमें एक विषय है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर, उस पर जोर दिया गया है। अब ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, क्या पर्यावरण मंत्रालय ने शिक्षा विभाग के साथ बात की क्या कि भाई आप स्कूल में बच्चों को पेड़ पौधों के विषय में जरा पढ़ाना है तो उनको जरा बगीचे में ले जाइए, गांव के बाहर जो पेड़ पौधे हैं वहां ले जाइए, पेड़ पौधों का परिचय करवाइए। अब ये शिक्षा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय मिलकर के काम करें तो उन बच्चों में पर्यावरण के प्रति स्वाभाविक एक जागरूकता आएगी और इससे बच्चों में जीव विविधता के प्रति जागरूकता आएगी और पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके दिल दिमाग में वो ऐसे बीज बो सकते हैं जो आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा के एक बहुत बड़े सिपाही बन जाएंगे। इसी तरह अब जैसे जो बच्चे हमारे समुद्री तट पे हैं या नदी के तट पे हैं, वहां बच्चों को ये पानी का महत्व, समुद्र की इकोसिस्टम क्या होती है, नदी की इकोसिस्टम क्या होती है, वहां ले जाकर उनको सिखाया जाए मछली का क्या महत्व होता है, मछली भी किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा में मदद कर रही है, सारी बातें उन बच्चों को लेकर के समझाएंगे। काम तो शिक्षा विभाग का होगा,
लेकिन पर्यावरण के विभाग के लोग, तो आप देखिए पूरी नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। हमने अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करना है, संवेदनशील भी करना है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय को इससे जुड़े अभियान शुरू करने चाहिए, योजनाएं बनानी होगी। अब जैसे किसी स्कूल में फल का कोई पेड़ है तो बच्चे उसकी जीवनी लिख सकते हैं, पेड़ की जीवनी लिखें। किसी औषधीय पौधे के गुणों के बारे में भी बच्चों को निबंध लिखवाया जा सकता है, वक्तृत्व स्पर्धा की जा सकती है। हमारे राज्यों की यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज को भी जय अनुसंधान इस मंत्र पर चलते हुए पर्यावरण रक्षा से जुड़े इनोवेशंस को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। पर्यावरण की रक्षा में हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे जो वनस्थान है, जंगल है, उनमें जंगलों की स्थिति का निरंतर अध्ययन बहुत जरूरी है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लगातार अपने जंगलों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बदलाव आए तो तुरंत मार्क कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। साथियों, पर्यावरण से जुड़ा एक और अहम विषय है फॉरेस्ट फायर का भी। जंगलों में आग बढ़ रही है और भारत जैसे देश के लिए अगर एक बार आग फैल गई तो हमारे पास उतने संसाधन भी कहां है कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से आग को बुझा पाएंगे। दुनिया के समृद्ध देशों को आपने देखा होगा टीवी पे, चाहे पश्चिमी अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पिछले दिनों यहां जो फॉरेस्ट फायर हुआ, जो जंगलों में आग लगी, कितनी तबाही हुई, वन्य पशुओं की बेबसी, इवन जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया। उसकी एशिस के कारण मीलों तक लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वाइल्ड फायर की वजह से ग्लोबल एमिशन में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है जी, नगण्य है। लेकिन फिर भी हमें अभी से जागरूक होना होगा, अभी से हमारी योजना होनी चाहिए। हर राज्य में फॉरेस्ट फायर फाइटिंग मैकेनिज्म मजबूत हो, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ये बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हम सबको मालूम है आखिरकार आग लगने का कारण क्या होता है। जो सूखे पत्ते जंगलों में पड़ते हैं उनका ढेर होता है और एक आध छोटी सी गलती देखते ही देखते पूरे जंगल को आग पकड़ लेती है। लेकिन अब इस जंगलों में जो वेस्ट पड़ता है ना, पत्तियां पड़ती हैं, पानखर के अंदर जब सारा जंगल जमीन पर सब पत्तियां नजर आती है, आजकल उसका भी सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग होता है। आजकल उसमें से खाद भी बनता है, आजकल उसमें से कोयला बनाया जाता है। मशीन होते हैं, छोटे छोटे मशीन लगा करके उसमें से कोयला बनाया जा सकता है। वो कोयला और कारखानों में काम आ सकता है। मतलब हमारा जंगल भी बच सकता है और हमारी ऊर्जा भी बच सकती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें इसमें भी फॉरेस्ट फायर के लिए हमारी जागरूकता, वहां के लोगों को और उनकी इनकम का भी साथ, जंगल में रहते हैं, जैसे हमारा वन धन पर बड़ा बल है, उसी प्रकार से इसको भी एक धन मान करके हैंडल किया जाए तो हम जंगलों की आग को बुझा सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट गार्ड को भी अब नए सिरे से ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है जी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नए पहलुओं को जोड़ने की आवश्यकता है। पुराने जमाने के जो बिडगार्ड होते हैं उतने से बात बनने वाली नहीं है। साथियों, मैं आप सभी से एक और महत्वपूर्ण बिंदु की भी चर्चा करना चाहता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना देश का विकास, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना,
ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया, और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं, और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। मैं चाहता हूं कि हमें इन सारे विषयों में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करे। कैसे बाधा बनती है मैं उदाहरण देता हूं। मैं गुजरात में पानी का संकट हमेशा रहता है। 10 साल में 7 साल अकाल के दिन रहते थे, तो हमने चेक डैम का बड़ा अभियान चलाया। हम चाहते थे फॉरेस्ट में भी पानी का प्रबंध हो, तो हम फॉरेस्ट में पर्वत की जो ढलान होती है उस पर छोटे छोटे, यानी डाइनिंग टेबल जितने छोटे 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 तालाब बनाना, बहुत छोटे तालाब, 10 फुट लंबे हो, 3 फुट चौड़े हो, 2 फुट गहरे हो, और उसके पूरे लेयर बनाते जाना, ऐसे हमने सोचा। आप हैरान होंगे, एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अरे मैंने कहा भाई ये पानी होगा तभी तो तुम्हारा फॉरेस्ट बचेगा। आखिरकार मैंने उनको कहा अच्छा मैं फॉरेस्ट विभाग को पैसे देता हूं, आप चेक डैम बनाइए, पानी बचाइए और जंगलों को ताकत दीजिए। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से मैं वो काम कर पाया था। मतलब हम एनवायरमेंट के नाम पर फॉरेस्ट में भी अगर पानी का प्रबंध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। साथियों, हमें याद रखना है कि जितनी तेजी से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगी उतना ही तेजी से विकास हो, और कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये हो सकता है। मुझे बताया गया है, आप सभी राज्यों के लोग बैठे हैं, आज की तारीख में एनवायरमेंट क्लियरेंस के 6000 से ज्यादा काम आपके मंत्रालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह फॉरेस्ट क्लियरेंस के भी करीब करीब 6500 प्रोजेक्ट, उनकी एप्लीकेशन आपके टेबलों पर लटकी पड़ी हुई है। क्या साथियों, आज के आधुनिक युग में, अच्छा वो भी 3 महीने के बाद क्लियरेंस मिलेगा, 6, तो कारण कुछ और है। हमें बिल्कुल कोई पैरामीटर तय करने चाहिए, निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, और पर्यावरण की रक्षा करते हुए क्लियरेंस में देने में गति लानी चाहिए। हमने रुकावट नहीं बनना चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पेंडेंसी की वजह से हमारे प्रोजेक्ट लोगों को फायदा नहीं होता है, खर्च भी बढ़ जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमें
कोशिश करनी चाहिए पेंडेंसी कम से कम हो और जिन्यून केस में ही पेंडेंसी हो, तेजी से क्लियरेंस मिले। इसे लेकर हमें एक वर्क एनवायरनमेंट को भी बदलने की जरूरत है। जब एनवायरनमेंट रक्षा की हम बात करते हैं ना, तो वर्क एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है कि जिस प्रोजेक्ट को लंबे समय से एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो मैंने देखा है कि राज्य सरकारें मुझे चिट्ठियां लिखती है। कभी भारत सरकार के डिपार्टमेंट मुझे चिट्ठियां लिखते हैं कि फलाने राज्य में अटका हुआ है, कोई राज्य वाला कहता है भारत सरकार में अटका हुआ है। मैं उन ऐसे प्रोजेक्ट को प्रगति के अंदर लाता हूं और मैं हैरान हूं, जैसा ही वो प्रगति में आ जाता है, फटाफट राज्यों में भी केंद्र में भी क्लियरेंस शुरू हो जाता है। मतलब अगर एनवायरनमेंट के इश्यू होते तो क्लियरेंस नहीं होता। तो कोई न कोई ऐसी बातें हैं, ढीलापन है, वर्क कल्चर ऐसा है जिसके कारण हमारी गड़बड़ हो रही है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें सबने मिलकर के, चाहे केंद्र हो या राज्य हो या स्थानीय स्वराज्य हो, ये डिपार्टमेंट हो आज वो डिपार्टमेंट हो, मिलकर के काम करेंगे तो ऐसी कोई रुकावटें नहीं आएगी। अब आप देखते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। परिवेश पोर्टल आप सबने देखा होगा। परिवेश पोर्टल पर्यावरण से जुड़े सभी तरह के क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो माध्यम बना है। ये ट्रांसपेरेंट भी है और इससे अप्रूवल के लिए होने वाली भागदौड़ भी कम हो रही है। 8 साल पहले तक एनवायरमेंट क्लियरेंस में जहां 600 से ज्यादा दिन लग जाते थे, याद रखो दोस्तों, पहले 600 दिन से ज्यादा समय लग जाता था क्लियरेंस में। आज टेक्नोलॉजी की मदद से उससे ज्यादा अच्छे ढंग से साइंटिफिक तरीके से काम होता है और सिर्फ 75 दिन के अंदर काम पूरा हो जाता है। पर्यावरण स्वीकृति देने में हम नियमों का भी ध्यान रखते हैं और उन क्षेत्रों के लोगों के विकास को भी प्राथमिकता देते हैं। यानी ये इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रगति मैदान टनल को देश को समर्पित किया है। इस टनल की वजह से दिल्ली के लोगों की जाम में फंसने की परेशानी कम हुई है। प्रगति मैदान टनल हर साल 55 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन बचाने में भी मदद करेगी। अब ये पर्यावरण की रक्षा है। इससे हर साल करीब करीब 13,000 टन कार्बन एमिशन कम होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमें 6 लाख से ज्यादा पेड़ की जरूरत पड़ती। यानी डेवलपमेंट के उस काम ने पर्यावरण की भी रक्षा की। यानी फ्लाईओवर हो, सड़कें हो, एक्सप्रेसवे हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, इनका निर्माण कार्बन एमिशन कम करने में उतनी ही मदद करता है। क्लियरेंस के समय हमें इस एंगल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथियों, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसके लागू होने के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में तालमेल बहुत बढ़ गया है और राज्य भी इससे बड़े खुश है। राज्य बहुत बढ़ चढ़ करके इसको फायदा उठा रहे हैं। उसके कारण प्रोजेक्ट्स में तेजी आई है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर्यावरण की रक्षा की भी अभूतपूर्व मदद कर रहा है। हमें यह भी देखना होगा कि जब भी राज्य में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, अब ये हमें क्लाइमेट के कारण जो समस्याएं आ रही हैं हम देख रहे हैं, इसका मतलब ऐसी समस्याओं में टिका रहे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। डिजास्टर रेजिलिएंट होना चाहिए। हमें क्लाइमेट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था के हर उभरते हुए सेक्टर का सही इस्तेमाल करना है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। साथियों, मुझे विश्वास है इन 2 दिनों में आप पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयासों को
और अधिक सशक्त करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय सिर्फ रेगुलेटरी ही नहीं बल्कि लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के नए साधन बनाने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। एकता नगर में आपको सीखने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। गुजरात के करोड़ों लोगों का, राजस्थान के करोड़ों लोगों को, महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली के कारण एक सरदार सरोवर डैम ने 4 राज्यों के जीवन को प्रभावित किया है, सकारात्मक प्रभाव पैदा किया। राजस्थान के रेगिस्तान तक पानी पहुंचा है, कच्छ के रेगिस्तान तक पानी पहुंचा है और बिजली पैदा होती है। मध्य प्रदेश को क्लीन बिजली मिल रही है। सरदार साहब की इतनी विशाल प्रतिमा हमें एकता के प्रण पर डटे रहने की भी प्रेरणा देती है। इकोलॉजी और इकोनॉमी कैसे एक साथ साथ विकास कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट भी मजबूत किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर भी बनाए जा सकते हैं, कैसे बायोडायवर्सिटी, इको टूरिज्म बढ़ाने का इतना बड़ा माध्यम बन सकती है, कैसे हमारी वन संपदा, हमारी आदिवासी भाई बहनों की संपदा में वृद्धि करती है। इन सारी बातों का उत्तर, सारे प्रश्नों का समाधान इस केवड़िया में, एकता नगर में आप सबको एक साथ नजर आता है। एकता नगर डिक्लेरेशन आजादी के अमृत काल के लिए बेहतर समाधान लेकर आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और साथियों, मैं भारत सरकार के मंत्रालय के सभी अधिकारियों को और मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की। मेरा आपसे आग्रह है, जो लेक्चर्स होंगे, जो चर्चाएं होगी, उसका अपना महत्व होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व आप जो 2 दिन साथ रहेंगे ना, एक दूसरे के अनुभव जानेंगे। हर राज्य ने कुछ न कुछ अच्छे प्रयोग किए होंगे, अच्छे इनिशिएटिव लिए होंगे। जब अपने साथियों से, अन्य राज्यों से आपका परिचय बढ़ेगा, उनसे बातें करोगे, तो आपको भी नए नए आइडियाज मिलेंगे, आपको भी नई नई बातें औरों को बताने का मौका मिलेगा। यानी ये 2 दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बन जाएंगे। आप स्वयं ही दूसरे की प्रेरणा बनेंगे, आपके साथ ही आपकी प्रेरणा बनेंगे। इस वातावरण को लेकर के ये 2 दिवसीय मंथन देश के विकास के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सही दिशा लेकर के, सही संकल्प लेकर के, एक निश्चित रोड मैप लेकर के हम सब चलेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। काफ़ी अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज का नया भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज इकोनॉमी के साथ साथ हमें इकोलॉजी को भी साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट का कवर है उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई। कैसे सरकार ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को पूरा किया है, जो कि खास तौर पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, उसका जिक्र, उसकी प्रतिबद्धता का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में जो कूनो जो उद्यान था, जहां चीते छोड़े गए, किस तरह से जो उनकी घर वापसी हुई है, उससे एक पूरा उत्साह का माहौल है। क्योंकि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इस चेन को सतत विकास के साथ आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें ये जो योगदान है वो काफ़ी अहम है। साथ ही प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो ये साल 2070 तक की अगर हम बात करें तो नेट ज़ीरो का टारगेट रखा गया है। और ग्रीन ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, उससे निकलती हैं ग्रीन जॉब्स, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर किया। और इन सब जो लक्ष्य हैं, जो तमाम जो उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसको राज्यों के साथ जो सहकारी संवाद की जो भावना है, उसे लेकर आगे बढ़ना है।
इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो तमाम पर्यावरण से जुड़े मंत्री हैं वो चाहते हैं कि वो उनसे आग्रह करते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो ये प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया जाए। साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसका जिक्र हम अपने संवाददाता से भी कर रहे थे कि कैसे भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहा है, कैसे उस पूरे जन आंदोलन को धार देनी है, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाने के लिए खाके को तैयार करने की ज़रूरत है। वाइल्ड फायर, हम लगातार खबरों में देखते हैं, कई ऐसे जंगल हैं जहां आग लग जाती है। कैसे ग्लोबल एमिशन की वजह से इस समस्या से निजात पाना हर देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। फॉरेस्ट फायर फाइटिंग मैकेनिज्म को टेक्नोलॉजी ड्रिवन करना है। हम लगातार जानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत अहम है। उस लिहाज से उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इससे पार पा सकते हैं। काफ़ी अहम बातें उन्होंने कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और ख़ास तौर पर राज्यों और केंद्र को साथ मिलकर हमें काम करना है। हमारे साथ अरुण शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही और किस तरह से 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन की बात करें। टारगेट मुश्किल है लेकिन प्रतिबद्धता बड़ी है। अरुण, ये एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। शायद ही कोई डेवलपिंग कंट्री ऐसा होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार हर प्लेटफॉर्म पर एक बात कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों एक साथ चल सकते हैं। ये इस समय पर पूरी दुनिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, डिबेट का विषय है, या फिर एक बहुत ही कारगर कदम उठाने का विषय है, क्योंकि एक तरफ तो तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं स्लो डाउन की तरफ, रिसेशन की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो अपनी कैपेसिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। लेकिन क्या ऐसे में ये बड़ी अर्थव्यवस्था ये भूल जाएंगी कि एनवायरनमेंट भी उतना ही बड़ा चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज भी उतना ही बड़ा चैलेंज है? तो इसी चीज को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों एक साथ जा सकते हैं। भारत ने इस चीज को करके दिखाया है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब है कि उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सस्ती ऊर्जा का मतलब होता है थर्मल, सस्ती ऊर्जा का मतलब होता है जैसे कोल पर डिपेंडेंसी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत उस सस्ती ऊर्जा पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करके जो इस समय पर महंगी ऊर्जा यानी कि सोलर हो गई, विंड कैपेसिटीज हो गई, उसके ऊपर मैसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का या इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहा है, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी को साझा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होते हुए, तो अब वो राज्यों को एक तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप कैसे इनोवेटिव तरीके अपना सकते हैं। और भारत जी, और क्योंकि अरुण आप जो बात कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि इनोवेटिव तरीकों की बात की जा रही है। तो परिवेश पोर्टल का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, कैसे जो सिंगल क्लियरेंस विंडो, यानी कि कैसे ये जो तमाम जो कार्य हैं उन्हें किया जाए लेकिन वक्त कम लगे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, अकाउंटेबिलिटी हो, आपकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ताकि नीतियां जब बने तो उन पर अमल भी किया जाए। बिल्कुल, और इसी के लिए जो ये 2 दिन का जो नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो परिवेश नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन में फोकस इस बात पर किया जाएगा कि कैसे सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हो सके जहां तक एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस की बात आती है। अमूमन क्लियरेंसेस का जो दौर हो बढ़ इसलिए जाता है बिकॉज एक इंटीग्रेटेड डेटा किसी के पास भी नहीं होता। सेंटर के पास नहीं होता, राज्यों के पास नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होता। अब मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी अगर कोई अपनी कंपनी लगाना चाहे, कोई अपना कारखाना खोलना चाहे, फैक्ट्री खोलना चाहे, तो उसको एक तरह से हर जगह जाना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट डीएम के ऑफिस से लेकर के उसको सेंटर तक जाना पड़ता है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर है कि कैसे एनवायरमेंट क्लियरेंसेस का एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस हो जो सब लोग एक्सेस कर सके और उनको एक ही जगह पर उनको एक्सेस मिल जाए और उसको क्लियरेंसेस एक ही तरह से मिल जाए, जिससे कि इकोनॉमी को रफ्तार जल्द से जल्द मिल सके। और कहीं पर अगर एनवायरमेंट के अगर कुछ लिहाज से प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो क्या दूसरी जगह हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए कहा गया कि इकोनॉमी को गति देने के लिए कैसे जन भागीदारी को आगे बढ़ाया जाएगा, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। कैसे स्क्रैपिंग नीति की वजह से हमने देखा कि इकोनॉमी में गति आती हुई। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। हालांकि जंगलों की आग अगर हम बात भी करें, पश्चिमी देशों की बहुत बड़ी समस्या है, तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दूसरे देशों की समस्या है लेकिन भारत का जो योगदान भले ही इसमें नगण्य है, लेकिन कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या टेक्नोलॉजी ड्रिवन होकर हम इस समस्या से निजात पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को एक चीज सिखाई है कि जब कोविड जैसी महामारी, इससे कोई भी एक देश अकेला नहीं लड़ सकता था। क्लाइमेट चेंज भी उसी तरह की एक ये चिंता है और एक समस्या है जिससे कोई भी एक देश अकेला नहीं लड़ सकता है। अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ता है तो आइलैंड नेशंस हैं वही सफर करेंगे, ऐसा नहीं है। जो ओशियंस के पास में जो देश बसे हुए सिर्फ उसी को उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसका एक कास्केडिंग इम्पैक्ट हर अर्थव्यवस्था को, चाहे बड़ी हो या छोटी, हर को झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि इसकी क्षमता थोड़ी ज्यादा हो झेलने की, लेकिन झेलना सबको पड़ेगा। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ग्लोबल लेवल पर हो, इस बात पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार इस बात की वकालत करते रहे। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया। इस समय पर जो वेस्टर्न कंट्रीज के पास में जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ही इकोनॉमिक इन नेचर है, बहुत एडवांस इन नेचर है। अब दरअसल दिक्कत ये होती है कि बड़ी बड़ी कंपनी, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती है जहां तक सोलर की बात आती है। आज की तारीख में आप देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी महंगी पड़ती हैं पेट्रोल और डीजल से। तो क्यों ना ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सके, उसके लिए जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर जो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं तो सस्ते मिल सके। तो यूरोपियन कंट्रीज के पास में जो टेक्नोलॉजी अगर वो सस्ते में ट्रांसफर करते हैं, वो हस्तांतरण किया जाता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो जाहिर सी बात है ग्रेजुअली जाते हुए चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर सोलर कैपेसिटीज हो, विंड कैपेसिटीज हो, हाइड्रो पावर कैपेसिटीज, उसके इनोवेटिव आइडियाज और मेथड्स जो हैं, अगर वो इकोनॉमिकली छोटे कंट्रीज को, छोटे देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को इसको दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी कैपेसिटी को ग्रीन कर सकेंगे। यानी कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन जॉब्स, ये इस बात पर फोकस है और राज्यों की भागीदारी अहम हो जाती है। बिल्कुल, ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन जॉब पर फोकस और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जन भागीदारी को आगे बढ़ाना, और राज्यों और केंद्र की अगर हम बात करें तो कैसे नीतियों को आगे बढ़ाकर चलना है, इस बात पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया और अपनी पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को भी जताया। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब देख लेते हैं कुछ और खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह पूर्णिया के